Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। लोकसभा चुनावों की मतगणना मंगलवार को होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने की संभावना जताई है। और सरकार भी कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं, एकदम बम्पर यानी 400 पार। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश एग्जिट पोल्स ने संभावना जताई है कि भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें जीत सकती है। मतलब कमलनाथ का छिंदवाड़ा का जो किला है वो भी ढह सकता है, दिग्विजय सिंह भी चुनाव हार सकते हैं, बाकियों की तो आप बात ही मत कीजिए। क्या ये संभव है? क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सटीक बैठेंगे या नहीं, ये तो मंगलवार को दोपहर तक पता चल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या इस तरह की कोई जमीनी वेव चल रही थी, जमीनी हकीकत क्या कुछ इस तरह से मिलती जुलती थी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एग्जिट पोल्स ने पहले मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहा है सभी ने तकरीबन कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें जीत सकती है। हालांकि 0-1 भी कुछ लोगों ने दी है, लेकिन उसमें से वो छिंदवाड़ा की सीट नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड सिचुएशन को जो मध्य प्रदेश में आपने देखी? नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कम से कम 9 सीटों पर, 29 में से 9 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ी। कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे, जो लोग लड़ रहे थे कांग्रेस के सिंबल पे, वो लड़े हैं और पूरी ताकत से लड़े हैं। इस तरह की कोई वेव कहीं नहीं थी, कहीं इलेक्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग कई जगह गए, आप भी गए हैं, ना झंडा ना बैनर ना बात, लोग आराम से, कहीं लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा चुनाव हो रहा है। उसके बाद इस तरह के एग्जिट पोल्स आना मेरी समझ से परे हैं। मैं इसको जितना मेरा अनुभव है और लोगों से अभी भी मिलकर आया था, देखा, उन इलाकों में गया, जो इलाके जैसे विदिशा में तो साफ है कि शिवराज सिंह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन होशंगाबाद में ये साफ नहीं था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, मंडला में ये साफ नहीं था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो ये ऐसे 8-9 सीटों पर, चूंकि वहां कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के सिंबल पर जो लड़ रहे थे, वो बहुत मजबूत लोग थे। दिग्विजय सिंह भी उनमें से एक है, कमलनाथ का बेटा भी उनमें से एक है, कांतिलाल भूरिया भी उनमें से एक है। तो ये जो चीज है, इसको मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं मान सकता, क्योंकि अगर ग्राउंड पे नहीं गए होते तो मान लेते। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ये ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी, डिफरेंट थी, लेकिन एक रियलिटी ये भी है जिसको आप बताएंगे कि क्या ये सही है या नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो उनका नेटवर्क है, जो वो अपने वोटर्स को लास्ट मोमेंट पर पोलिंग बूथ तक ले जाने की क्षमता रखते हैं और एन वक्त पे जो उनसे नाराज भी है उसको भी मनाने की क्षमता रखते हैं, बनिस्बत कांग्रेस में जिसमें आखिरी दिन में चुनाव लड़ा ही नहीं जाता है, मतलब सब जनता के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा। क्या उसका ये इम्पैक्ट हो सकता है कि इस तरह के परिणाम, मतलब विक्ट्री में कांग्रेस पार्टी कन्वर्ट नहीं कर पाई, हालांकि चुनाव बहुत अच्छा लड़ी कुछ सीटों पर? नहीं, देखिए क्या हुआ इस बार, ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। और इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, उसको भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूसरे ढंग से कहा था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं, जब अटल जी थे तब पार्टी कमजोर थी। तो हेमंत जी, इस बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं था। संघ पूरी तरह से ऑपरेशनल था, मोटिवेट कर रहा था, लगा हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं था। संघ की कोई भूमिका नहीं थी और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज जो शुरू में कम हुआ है उसकी वजह यही थी, और बाद में उन्होंने कह भी दिया। तो दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो कांग्रेस के भरोसे नहीं थे, वो अपने दम पे लड़ रहे थे। वो अपने दम पे लड़ रहे थे। और उन्होंने, जब कोई आदमी अकेला लड़ता है, ठीक, उनके पास सिंबल कांग्रेस का था, लेकिन ताकत पूरी, मेरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई जो है वो हवा हवाई ऐसे ही घूम रहे थे। मतलब उन्होंने कहीं कोई किसी को, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं थी, लेकिन वो लोग थे जो पुराने लोग हैं लड़े हुए। जैसे आप समझिए कि ग्वालियर में जो लड़का लड़ रहा था वो बहुत कम अंतर से विधानसभा का चुनाव हारा था, लेकिन वहां आप ये देखो कि जब विवेक शेजवलकर का टिकट काटा गया तो मराठी समाज नाराज था, अलग अलग समाज एकजुट हुए, तो नतीजा कुछ भी हो,
लेकिन तस्वीर बदली थी। अच्छा सर, मैं आपको बीच में वो कर रहा हूँ, कहीं एक छोटा सा ये भी कारण कांग्रेस पार्टी में एन वक्त में सक्सेस और डिफीट में या कामयाबी में और नाकामयाबी में रहता है कि बहुत सारे गुटों में बटी रहती है कांग्रेस पार्टी और कोई भी गुट दूसरे गुट को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। और इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी में जितना मर्जी गुटबाजी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि एन वक्त पे वो वोटिंग डे वाले दिन इकट्ठा हो जाते हैं। जो भाजपा का वोटर है वो हाथ पे तो नहीं कम से कम मोहर लगाएगा। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि संघ की आवश्यकता नहीं है और संघ ने आपके हिसाब से जैसे और देखा भी गया है कि सक्रिय भूमिका नहीं थी, बावजूद उसके भी अगर इस तरह के नंबर आते हैं जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं और अगर ये सच होता है तो संघ की भविष्य में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अब दो बातें हैं जो आपने कहा कि संघ के लोग जो कहा गया कि उनकी जरूरत नहीं है और ये भी कि भाजपा का आदमी कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेगा, लेकिन वो वोट करने ही नहीं जाएगा, तब आप क्या कर लोगे? ये हुआ है। और दूसरी चीज आप ये मत भूलो, क्योंकि कांग्रेस को इतना ज्यादा आत्मसात कर लिया है नरेंद्र मोदी ने कि बीजेपी भी कांग्रेस जैसी हो गई। आज तो नहीं, हमने जब से होश संभाला है तब से ये कहा जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, लेकिन अब वो कांग्रेस जो है उसका थोड़ा अंश बीजेपी में भी पहुंचा है। तो इस बार ये बड़े पैमाने पर हुआ है कि बीजेपी में जो गुण आया, जो कांग्रेस आई, इसके चलते लोकसभा चुनाव में वो लोग जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे, जिनकी उपेक्षा हुई, जो टाटपट्टी बिछाते बिछाते 50 साल के हुए और अचानक बाहर हो गए, उनके लिए ये बहुत वो था। और वो एक होता है कि चुनाव में वोट न देना और दूसरा होता है कि किनारे बैठ जाना। अगर संघ और बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता घर बैठा है और उसको निकालने की कोई कोशिश नहीं हुई है, तो फिर नुकसान स्वाभाविक है। ये हम मानते हैं कि ये बात बीजेपी पर लागू होती थी कि बीजेपी का संगठन मजबूत, संघ उसके साथ खड़ा, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, अगर संघ और भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा नहीं था, तो ये जो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आए हैं सामने, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वास्तविकता से बहुत दूर हैं या आपको क्या लगता है कि कल क्या इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं? क्योंकि कल तो चुनाव आना ही है सर, कुछ ही घंटे बचे हैं। हेमंत जी, जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब जो है मैं नरेंद्र मोदी से शुरू करता हूं। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के भीतर जब नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो उसी दिन ये तय हो गया था कि ये क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तब से लेकर अब तक लगातार ईवीएम पर बात उठी है, सवाल उठे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं मामले को। सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तो मान लिया कि ईवीएम में कंप्यूटर का रोल है, लेकिन आगे उस बात को नहीं सुना गया। प्रशांत भूषण जैसे वकील ने उस केस को लड़ा था और वो केस खारिज कर दिया गया। तो आप ये मानिए कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार? ऐसा आपने क्या किया था? देश की जो परिस्थितियां हैं, जमीनी हकीकत देखिए ना आप, कितनी समस्याएं हैं, लेकिन अंदर से जब ये कह दिया गया और अब की बार 400 पार, हालात कहां से कहां पहुंचे हैं, कितनी भाषा बिगड़ी प्रधानमंत्री की, कितने निचले स्तर तक उन्होंने चुनाव प्रचार को पहुंचाया, धमकियां भी दी, समाजों को बांटा, सब कुछ करते हुए उसके बाद और खुलेआम चुनाव आयोग बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा सब हो गया, उसने कोई चीज नहीं देखी, बिल्कुल केंचुआ बन गया वो। और उसके बाद अगर ये सब दावा आता है और वही चीज जो नरेंद्र मोदी ने सदन में कही वही अगर एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो ये मेरे गले तो नहीं उतरता कि ये जनता का फैसला है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जब ये चुनाव शुरू हुआ, जैसे आपने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा दिया गया, राम मंदिर की उस समय बात भी चल रही थी और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा भी कि ये राम वेव एक तरह से, और भारतीय जनता पार्टी के कोसों दूर तक कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा, बीच में नैरेटिव चेंज हुआ और तमाम लोग, जिसमें से ये पोस्टर्स भी कई शामिल थे, इन्होंने कहा कि ये कांटे की टक्कर है, फाइट है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कुछ भी आपने अभी जिक्र किया वो तमाम सारी बातें हुई, लेकिन एंड में फिर से एग्जिट पोल मतलब एक बार फिर से 400 पार पे आ गया। हेमंत जी, सबसे बड़ा चंक कहां से आता है? यूपी से जी, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, इन सब जगहों पर जो परिस्थितियां थी,
मध्य प्रदेश मान लिया कि बीजेपी के उसमें उन्होंने जिस तरह से किया, मान लेते हैं कि कम, लेकिन फिर भी जो भी जिसकी भी बात कर रहे थे वो 5 सीट तो दे ही रहा था। इससे पहले जिससे भी बात कर रहे थे, सारे लोकल अखबारों ने जो किया है, जो जिनकी जमीनी पकड़ है, जिनके कार्यकर्ता, जिनके रिपोर्टर्स जो हैं वो आम लोगों के बीच में, उन्होंने भी 4 से 5 तो दी थी, 4-5 सीटें। उसके बाद जो है ये था कि 24 तक बीजेपी, बाकी 5 में कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में चले, वहां सीधी लड़ाई थी। मायावती को बहुत दम देने की कोशिश की, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे भी। उन्होंने जब देखा कि उनका कैंपेन बूस्टअप कर रहा है, उनका भतीजा आनंद कुमार जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, उसने बीजेपी पे तगड़े सवाल उठाए। अगले दिन उसको मायावती ने हटा दिया, मतलब न केवल उत्तराधिकारी, बाकी हर चीज से हटा के घर बैठा दिया। और ये काम मायावती ही कर सकती थी, या नरेंद्र मोदी कर सकते हैं कि वो शिवराज सिंह को घर बैठा सकते हैं, या मायावती। तो इसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश में लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कोई असर नहीं, लड़ाई सीधी सीधी हुई है। और एक और आंकड़ा है कि पिछली बार 303 जीते थे, उनमें 86 सीटें ये बहुत कम मार्जिन से जीते थे, और वो सब उन राज्यों में हैं जिनकी अभी हमने जिक्र किया है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक? मतलब लोग जो कह रहे हैं, अचानक एग्जिट पोल वालों से कौन से 5 लाख लोग मिले जो जिन्होंने ये सारी चीज कह दी कि साहब सारा पासा पलट गया। तो ये जरा इस पर सवाल उठता है, और ये इस पे उतना यकीन करना मुश्किल होता है। अच्छा सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में भी जीत रही है, बीजेडी को एग्जिट पोल्स ने ओडिशा में 0 या 1-2 सीटें दी हैं, बहुत पूरी तरह से नुकसान दिया है। वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का मेट्योरिक राइज हुआ है, 46% वोट शेयर तक पहुंच गया है, और टीएमसी वहां हार रही है। पंजाब में जहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं मतलब देखने को नहीं मिल रही थी, जहां उनको कैंपेन नहीं करने दिया गया, 2 से 4 सीटें वहां पर एग्जिट पोल्स द्वारा दी गई है। केरल में 27% वोट इनको दिया गया, और 2 या 3 सीटें दी गई हैं। इस तरह से कर्नाटक में बावजूद इसके कि ऑपोजिशन जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, उनकी तरह से भी ये जो फ्री बीज वाली स्कीम्स और ये सब चल रहा है, उसके बावजूद भी मेजोरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो बड़ा सवाल है कि जब आप कहो केरल में बीजेपी जीत रही है, उस पंजाब में जिसमें विधानसभा में कितनी करारी हार हुई, 2 या 3 एमएलए जीते हैं, ये कैसे हो सकता है? केरल जैसा राज्य, ठीक है, वहां संघ ने बहुत मेहनत की है, बहुत लड़ाई हुई है, बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन अभी भी इतनी मेहनत नहीं हुई है कि इस तरह का बदलाव आए। 27%। हाँ, और कर्नाटक में ठीक है क्योंकि वहां सत्ता में कांग्रेस है, हो सकता है, और तमिलनाडु और बीजू जनता दल का जो राज है, जहां जाके संबित पात्रा ने तो भगवान को ही मोदी जी का भक्त बता दिया, वहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो नवीन पटनायक के खिलाफ खड़ा होता हो। फिर कैसे? ऐसा कौन सा चमत्कार है? कौन सी मतलब ऐसी आंधी आ गई जो किसी को नहीं दिख रही है और सिर्फ एग्जिट पोल वालों को दिख गई? या 2 ही चीजें हैं, या तो उन्हें जो फीड किया गया है, वो वही फीड किया गया कि अब की बार 400 पार, उस नारे पर लगातार बात होती रही, और उसी नारे को उसी हिसाब से फीड किया गया है। क्योंकि देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन इतनी लंबी पारी जर्नलिज्म में खेलने के बाद इतना समझ में तो आता है कि सदन में जो दावा किया जाए, वो दावा जमीन पर कभी उतर नहीं सकता। और जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मौत के बाद लड़े थे, तब इस तरह का माहौल नहीं था, तब भी वो 405 पर अटके थे। ये 400 पार करके कैसे जा सकते हैं? ऐसा क्या किया है इन्होंने देश में? कौन सी ऐसी चीज है? ठीक है, 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन जो उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसके मूल में इस आत्मविश्वास, और मैं किसी पर सवाल नहीं उठाता, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि वो है कि सभी को एक जैसा इनपुट दिया गया था, और 300 से नीचे कोई नहीं आया। ये भी मजे की बात देख लीजिए, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब 8-10 एजेंसियों ने सर्वे किया था, उसमें एक ने कहा था 163। वही बात गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, हम 163 जीतेंगे। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही थी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे, बाकियों ने बताई, सिर्फ एक ने हराया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि तीनों जगह साफ हो गए। तो ये जो चीज है, ये जो आत्मविश्वास आ रहा है लगातार, और पिछले दिनों जो किया जिस तरह की वो हुई, इसके पीछे तकनीक है। अच्छा सर, अगर कल मान लो एग्जिट पोल सटीक बैठते हैं, मंगलवार को जब नतीजे आते हैं, तो आप इस नतीजे को जनता का फैसला नहीं मानेंगे? नहीं।
कम से कम पत्रकार के तौर पर जितने लोगों के बीच में गया हूं, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है क्या कारण होगा अगर इस तरह की जीत आती है उसके? नहीं, देखिए, पहले दिन से चुनाव आयोग की भूमिका देखिए। जब पहली बार पोल हुआ और कम हुआ, उसके बाद 11 दिन बाद उसने 1.25 करोड़ वोट बढ़ा दिए। ये कैसे हो गया? मतलब ये जो बड़ी चीज है। और उसके बाद उन सब बातों पे वो मौन रहा है जब उसे जहां उसे सवाल उठाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मंच से कहें कि मुसलमानों को दे देंगे, वो मंच से कहें कि मंदिर में बाबरी ताला लगा देंगे, वो कहें कि संडे ईसाइयों की छुट्टी होती है, ईसाइयों का है, इस सब के बाद अगर चुनाव आयोग नहीं देख रहा है तो इसके बाद मैं तो ये भी कहता हूं 400 पार नहीं, अगर वो चाहें आज भी, आज की तारीख में, अब सब बंद है, तो कल 543 की 543 जीत सकते हैं। आज उनके पास वो ताकत है। जनता भले ना वोट दे, लेकिन उनका सिस्टम, उन्होंने जो कुछ किया, उनके पास सबसे पहले सवाल उठा जब 1.25 करोड़ वोट बढ़ा, 1 करोड़ कुछ, पूरा एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, तब कैसे इतना, आप भी बहुत लंबे समय से हैं, कहीं ऐसा हुआ कि चुनाव वोटिंग के 10 दिन बाद वोट बढ़ाया जाए? नहीं सर, इसमें देखिए मतलब ये बात सामने आई कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव आयोग का गठन जो है चुनावों से ठीक पहले हुआ था। एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे चुके थे, 2 लास्ट मौके पे लाए गए, तो वो सिग्नेचर्स और वो सब तमाम चीजें, प्रोटोकॉल, वो उस वजह से फंसा मामला। देखिए, ये एक्सक्यूज हो सकता है। ये एक्सक्यूज है। चुनाव आयुक्त कोई काम नहीं करते हैं। आयोग बैठे जो सैकड़ों कर्मचारी, डिजिटल एज में जो सैकड़ों कर्मचारी हैं, ठीक है, इसके आगे मान लिया कि ऐसा था। फिर इस बार पूरे चुनाव में चुनाव आयोग ने जर्नलिस्ट को फेस टू फेस बात क्यों नहीं की? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। दिल्ली में दिल्ली की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। वहां एंट्री भी नहीं थी, जो मेरी जानकारी है। तो आप जब जिन मुद्दों पर आप सवाल पूछ रहे हो, उन मुद्दों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और सबसे पीछे सवाल कहां से उठता है, मन में संदेह कहां से पैदा होता है कि जब हम घूम रहे होते हैं राजगढ़ में, विदिशा में, होशंगाबाद में, जहां जो लोग बात कर रहे हैं, वहां दिख रहा है कि कौन कहां है, क्या स्थिति है। लेकिन दिल्ली से 400 पार का नारा आ रहा है, वही जोड़ तो लो कि कहां से आएंगी, बहुत कहां से जोड़ लिया, कहां से कैसे? अच्छा तो सर, अब मुझे ये बताइए, आप फाइनल सवाल मेरा आपसे, 2 सवाल हैं सर। पहले तो ये कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं, इसका कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के मोराल पे क्या असर पड़ा है? और दूसरा सवाल ये कि यदि ये चुनाव के नतीजे जो एग्जिट पोल्स ने प्रेडिक्ट किए अगर इस तरह के आते हैं, तो उसका ओवरऑल इलेक्टोरेट पे क्या फर्क पड़ेगा, जनता पे या देश पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली चीज ये है कि कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है एक तरह से। खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन कैसे हैं आप और हम जानते हैं। और वो सारे बड़े नेता जो इस सब के बावजूद चुनाव लड़ रहे थे, वो सब हताश हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री किस स्तर तक जा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर यही हो गया तो ये चुनाव या तो इस देश का आखिरी चुनाव होगा, या फिर जो सच में जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा संविधान है, उसको बचाना मुश्किल होगा। देश की आंतरिक जो हमारी एक नागरिक के तौर पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो खत्म हो जाएगी। और फिर मुझे नहीं लगता कि फिर कोई, क्योंकि जिस तरह से अब हो रहा है, आप याद देखिए, अरविंद केजरीवाल किस बात में जेल में बंद है, हेमंत सोरेन को कैसे छीन लिया गया, उन्हीं चीजों को लेकर के। अजित पवार आपके साथ हैं तो 94,000 करोड़ के 24,000 पे सीबीआई ने छूट दे दी, 70,000 पे ईडी ने छोड़ दिया। वो आपके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, कोई सवाल नहीं है। लेकिन 100 करोड़ का ट्रेल है शराब का, वो भी कंफर्म नहीं है, उस पर अरविंद केजरीवाल जेल में है। ये बताता है कि क्या मानसिकता है और क्या होने वाला है। ये जो चुनाव है, ये देश का भविष्य तय करेगा, इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं। अच्छा सर, ये तो देश की बात होगी। फाइनल सवाल एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं पे कर लेते हैं, खासकर कमलनाथ पे कर लेते हैं। कमलनाथ आखिरी चुनाव, मतलब उनका बेटे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो वहां गए थे, जो आखिरी बार उन्होंने वोट कहा कि मेरा ये चुनाव है, और वो चुनाव उनका किला छिंदवाड़ा माना जाता है। अगर वो ढह गया, 44 साल से किला है, और वो अगर ढह गया तो कमलनाथ की राजनीति क्या होगी? क्या वो रिटायर हो जाएंगे? और दिग्विजय सिंह का क्या होगा अगर वो हार गए तो? देखिए, दोनों नेताओं ने ये बात कही है, मानता हूं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं आखिरी बार आया हूं आपके बीच में। दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे और कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए। तो मेरा ये मानना है कि उम्र है,
जो सबकी आती है 77 के आसपास 77 है। और फिर अगर इस चुनाव में हार होती है तो कमलनाथ खुद विधायक तो हैं, दिग्विजय सिंह तो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इनको राइट ऑफ नहीं किया जाता, राइट ऑफ नहीं, हाशिए पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी तक ये होता था, अरे ये दिग्विजय ने कर दिया, ये कमलनाथ ने कर दिया, मुझे लगता है कि कांग्रेस का दफ्तर पे भले ही ताला लग जाए पर कांग्रेस नेतृत्व अब इनको आगे आने नहीं देगा। लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि यही कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में आज भी सबसे ताकतवर यही है। और ये जो होगा इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य, लेकिन ये तो तय है कि अब इनके उस पर ताला लगने वाला है। तो ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा कि भविष्य में क्या होगा, खासकर कमलनाथ का भविष्य क्या होगा, दिग्विजय सिंह का भविष्य क्या होगा। लेकिन जो ये एग्जिट पोल आए हैं इनसे जरूर एक बहस छिड़ गई है, न केवल पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, कि हो सकता है इसके साथ कुछ मतलब किसी तरीके से मोटिवेटेड हो। लेकिन सवाल यही है कि यदि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, यदि वो ही नतीजे चुनावों की मतगणना में आते हैं तो फिर जो एग्जिट पोल्स का विरोध कर रहे हैं उनका इस नतीजों के खिलाफ क्या रवैया होगा, ये देखने वाली बात होगी। एमपी राउंडअप पे आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।